लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए बहुत सारे केस लॉज को पढ़ना पड़ता है और उन्हें एग्जाम्स के लिए याद भी रखना पड़ता है। इस सब्जेक्ट की वैल्यू इसी बात से लगाई जा सकती है कि हर एग्जाम में इसकी वेटेज मेजर होती है। आज हम इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के उन मेजर लैंडमार्क केसेस को जो हमारे फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। ये लास्ट मिनट रिवीजन और एग्जाम्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शबाना सैफी और आप देख रहे हैं लीगल बाइट्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करने से पहले लीगल बाइट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। साथ ही इन सभी केसेस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbytes.in को विजिट कीजिए। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1990 का एक लैंडमार्क केस है जिसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन को समझेंगे, विच इज डेल्ट अंडर सेक्शन 2H एंड सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस केस में मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर इंग्लैंड गए थे, जहां पर मिसेस बाल्फोर बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। मिस्टर बाल्फोर ने एक कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो मिसेस बाल्फोर को हर मंथ 30 पाउंड्स भेजा करेंगे जब तक कि वो सीलोन यानी कि श्रीलंका वापस नहीं आ जाती। जब उन्होंने इस पैक्ट को ड्राफ्ट किया था तब उनके रिलेशंस काफी हार्मोनियस थे, बट सैडली ओवर टाइम उनका रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया। Mrs. Balfour filed an appeal to the lower court and the court concluded that Mrs. Balfour's approval of the contract was sufficient to render it valid. But जब इस मैटर को हाई कोर्ट में ले जाया गया तो ये डिसीजन चेंज कर दिया गया एंड ग्राउंड बना कि एग्रीमेंट मेड बिटवीन हस्बैंड मिसेस एंड मिस्टर बाल्फोर was purely domestic in nature. It does not hold any legal enforcement. इस केस में जो मेन इशू रेज हुए वो थे whether Mr. Balfour ever intended to enter into any sort of agreement with his wife, Mrs. Balfour. Second, whether the agreement between Mr. and Mrs. Balfour valid in nature at all. Does the contract between husband and wife enforceable in a court of law? According to the legal reaction theory, एक legal act ही है जो लीड करता है दूसरे legal act के occurrence को, इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय इट्स वेरी ट्रू नेचर अगर जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं वो एक दूसरे से लीगली कमिटेड करने को रेडी ना हो। लॉर्ड एटकिन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज नॉट इंटेंडेड फॉर पर्सनल और फेमिलियल इंटरेक्शन एंड देयर कैन नॉट बी अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी तरह की लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होती है उनके एग्रीमेंट के फॉर्मेशन के वक्त। According to Lord Atkin, if all women could sue their husbands for breach of contract, the courts would be overwhelmed with the fraudulent cases. Warrington concurred with Atkins regarding the sequence of events but emphasized that Mrs. Balfour had not consented to anything in a manner adequate to create a legally binding contract. लॉर्ड अटकिन ने ये असर्ट किया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अक्सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्सनल फैमिली कनेक्शंस टू पे फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड अदर एसोसिएटेड कैपिटल, क्योंकि जो पार्टीज हैं उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है टू मेक अ लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। Rationale behind this case was that promises made in a spousal or family responsibility are not legally binding as they are domestic in nature. इस केस के प्रिंसिपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड मेक श्योर टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप इन केसेस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbytes.in को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेबसाइट पर आपको सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स और केसेस मिलते हैं। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए लीगल बाइट्स के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल बाइट्स एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।